हेलो दोस्तों, अगर चाहते हो आप रिवीजन करना पूरे का पूरा 10 चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हो तो ये बिल्कुल अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं आज 10 चैप्टर्स का आपका रिवीजन करवाने वाला हूँ और फास्ट करवाने वाला हूँ। ऐसे धीरे धीरे नहीं, बहुत फास्ट रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो अपने कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। बहुत शानदार तरीके से मैं अभी करवाता हूँ आपका रिवीजन। 5 चैप्टर पहले और सेकंड पार्ट में 5 चैप्टर। तो 10 चैप्टर आपके केवल 2 वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूरी साल की तैयारी एक तरफ और पहली रात की तैयारी एक तरफ। आज वो पहली रात की तैयारी करवाने आया हूं मैं आपकी। आज फिजिकल एजुकेशन की पूरी बुक कंप्लीट करवा दूंगा मैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, जितने भी टाइम तक मैं आपको जोड़े रखता हूँ। पूरी की पूरी बुक कंप्लीट लो, पूरे के पूरे सिलेबस का पूरा रिवीजन करवा दूंगा मैं आपको। तो ध्यान बस मेरी बातों पे दो और लगे रहो। बस आप कॉपी पेन लो, लेके बैठ जाओ और जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे उन्हें नोट कर लो और बस ध्यान यहाँ मेरी बातों पे दो। मैं फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट इन स्पोर्टिंग इवेंट करा रहा हूँ। सबसे पहले आपको थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा तो फास्ट ही समझ लेना आप। जितना फास्ट मैं पढ़ाता हूँ उतना ही फास्ट आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लानिंग की। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग प्री प्रोसेस है किसी भी वर्क को करने का या कार्यों का पूर्व निर्धारण है। हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुने, कार्यों का पूर्व निर्धारण प्लानिंग है। प्लानिंग किसी भी कार्य को करने से पहले कार्यों का बंटवारा, कब किसे कैसे और क्या करना है, वो है प्लानिंग। या प्लानिंग एक ट्रैप है जो फ्यूचर को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग है प्लानिंग को इस्टेब्लिश करना। प्लानिंग जो कुछ भी प्लान किया हमने उसे इस्टेब्लिश करना, ऑर्गेनाइजिंग है। स्टाफिंग उसी के अकॉर्डिंग स्टाफ को रखना। योग्यता के अनुसार लोगों को इकट्ठा करना। जो कार्य हमें करवाना है उसके अकॉर्डिंग लोगों को इकट्ठा करना स्टाफिंग कहलाता है। डायरेक्टिंग उन जिस योग्यता के अनुसार हमने स्टाफ को रखा है उस स्टाफ को उसी के अनुसार कार्यों को बताना कि भाई ये कार्य आपको करने हैं, उसे डायरेक्टिंग कहा जाता है। और डायरेक्टिंग के बाद जब कार्य होना शुरू हो जाता है तब उस पर कंट्रोल किया जाता है कि कौन काम को कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है उसे अच्छी सी ट्रेनिंग देनी ताकि वो अच्छे से कर पाए, और जो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है उसकी जगह दूसरा स्टाफ रखना, वो कंट्रोलिंग कहलाता है। फिर से दोहरा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। प्लानिंग है कार्यों का पूर्व निर्धारण, ऑर्गेनाइजिंग है उन्हें स्टैब्लिश करना, स्टाफिंग है उसी के अकॉर्डिंग स्टाफ को रखना, और डायरेक्टिंग है स्टाफ को कार्य का बंटवारा करना, और कंट्रोलिंग है फिर जो कार्य हमने सौंप दिए उन पे नजर बनाए रखना। अब बात करते हैं आगे कमेटीज की। डिफरेंट टाइप की कमेटी होती है किसी भी टूर्नामेंट को करवाने के लिए। डिफरेंट टाइप की कमेटी यूज की जाती है। उसमें कौन कौन सी कमेटी हो सकती है? आपकी रिफ्रेशमेंट कमेटी हो सकती है, आपकी डिसिप्लिन कमेटी हो सकती है, आपकी और डिफरेंट टाइप की जैसे फाइनेंशियल कमेटी हो सकती है आपकी, और ट्रांसपोर्ट कमेटी हो सकती है आपकी। तो इस टाइप की बहुत सारी कमेटी हो सकती है। और कमेटी 3 टाइप से लिखनी पड़ेगी आपको। अगर एग्जाम में आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, तो 3 टाइप से आप कमेटीज को लिखोगे। नंबर 1 कमेटी के वर्क लिखोगे आप, प्री ड्यूरिंग और पोस्ट वर्क लिखोगे। कमेटी का नेचर लिखोगे आप। और ये जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई, प्री ड्यूरिंग और पोस्ट, इन वर्क को इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे आप। कि जो पहले होने वाला काम है टूर्नामेंट से, वो लिखोगे आप। फिर टूर्नामेंट के दौरान होने वाला जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो लिखोगे, और आफ्टर टूर्नामेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो लिखोगे आप। अब बात करते हैं टूर्नामेंट की। टूर्नामेंट है क्या? टूर्नामेंट, ध्यान से सुनना, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना। टूर्नामेंट मैचेज की वो सीरीज है जिसके लास्ट में एक विनर होता है। टूर्नामेंट क्या है? मैचेज की वो सीरीज है जिसके लास्ट में एक विनर होता है। फिर से दोहरा रहा हूं मैं, टूर्नामेंट क्या है? टूर्नामेंट मैचेज की वो सीरीज है जिसके लास्ट में एक विनर होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के कितने टाइप है? टूर्नामेंट के वैसे तो 4 टाइप है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 टाइप दिए गए हैं। टूर्नामेंट 2 टाइप दिए गए हैं टूर्नामेंट के। नंबर 1 आपका नॉकआउट टूर्नामेंट, नंबर 2 लीग टूर्नामेंट। आपके सिलेबस में केवल 2 टाइप के टूर्नामेंट है, नॉकआउट टूर्नामेंट और नंबर 2 लीग टूर्नामेंट। 2 ही टाइप के टूर्नामेंट है। कॉम्बिनेशन और चैलेंज टूर्नामेंट आपके सिलेबस में अब नहीं है, वो हटा दिए गए हैं। तो बस यही 2 टाइप के टूर्नामेंट अगर आप लिखोगे तो लिखोगे नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट। फिर बात करते हैं कि फिक्सचर क्या है। फिक्सचर क्या है? नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में बताऊंगा अब मैं, तो पहले बता देता हूं मैं फिक्सचर क्या है। फिक्सचर है टूर्नामेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग टीमों को एक श्रृंखलाबद्ध करना, और ताकि स्मूथली हमारा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा सके। इसलिए उन्हें टीम्स को बिल्कुल सही क्रम में लगाना और ठीक ठाक टूर्नामेंट करवाने के लिए आगे बढ़ाना इस क्रम को। अब बात कर रहे हैं हम नॉकआउट टूर्नामेंट की, कि नॉकआउट टूर्नामेंट है क्या।
नॉकआउट टूर्नामेंट की डेफिनेशन सुनो। पहले नॉकआउट टूर्नामेंट की डेफिनेशन आपको मैं बता रहा हूँ। नॉकआउट टूर्नामेंट मैचों की वह सीरीज है, देखो ध्यान से सुनो, एक टाइप की डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको। नॉकआउट टूर्नामेंट मैचेज की वो सीरीज है जिसमें जीतने वाली टीम तो नेक्स्ट राउंड में खेलती है और हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है, यहां लिख देता हूं मैं आपको। नॉकआउट टूर्नामेंट मैचेज की वो सीरीज है या श्रृंखला कह लो कि मैचों की वो श्रृंखला है जिसमें विनर टीम तो नेक्स्ट राउंड में कंटिन्यू करेगी और जो हारने वाली टीम है वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसे कहते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में बहुत सारी चीजें हैं, एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो एक नंबर के क्वेश्चन रिपीट करवा रहा हूँ आपसे कि क्या क्या आ सकते हैं। नंबर 1 यही आ सकता है पहले तो क्वेश्चन कि नॉकआउट टूर्नामेंट है क्या। नंबर 2 आपका आ सकता है कि बाई किसे कहते हैं। बाई किसे कहते हैं, बाई क्या है, तो बाई एक स्पेशल राइट है किसी भी टीम को मिलने वाला, जिसे मिलने के बाद में कोई टीम है ना बिना खेले नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाती है। आप ये नहीं लिखोगे सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, आपको क्या लिखना है कि बाई किसी टीम को मिलने वाला वो स्पेशल राइट है जिसे मिलने के बाद टीम है ना डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाती है बिना खेले नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाती है, वो होता है बाई। क्या होता है, वो बाई होता है। उसके बाद में बाई के बाद में हम बात करते हैं सीडिंग की। सीडिंग होती है दो टाइप की। सीडिंग दो टाइप की होती है, एक सिंपल सीडिंग, एक स्पेशल सीडिंग। सीडिंग कहा किसे जाता है, सीडिंग फिक्सचर में, ध्यान से सुनो, फिक्सचर में टीमों का प्लेस फिक्स करना जिससे दो स्ट्रॉन्ग टीम आपस में ना खेलें, बाई कहलाता है। फिर से कह रहा हूं मैं, फिर से ध्यान से सुनो, प्रीवियस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, फिर से ध्यान से सुनो, प्रीवियस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग फिक्सचर में टीमों का स्थान निर्धारण करना या प्लेस फिक्स करना जिससे दो स्ट्रॉन्ग टीम टूर्नामेंट के शुरुआत में आपस में ना भिड़े, सीडिंग कहलाता है। सीडिंग दो टाइप का होता है, सिंपल सीडिंग और स्पेशल सीडिंग। अब बात करते हैं एक नंबर के और दूसरे क्वेश्चन की, जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 1 आ सकता है कि भाई जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है उसमें मैचों की संख्या कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालोगे। तो नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए फॉर्मूला है, वो सुनो। नंबर ऑफ मैचेस निकालेंगे आप n-1। n-1 क्या होगा, नंबर ऑफ मैचेस होगा। और एक ये आता है कि बाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बाई निकालने का फॉर्मूला होता है द नेक्स्ट नियरेस्ट पावर नंबर पावर ऑफ 2 - n, द नेक्स्ट नियरेस्ट पावर नंबर ऑफ 2 - n। ऐसे निकलेगा, क्या निकलेगा, बाई की संख्या। अब राउंड की संख्या क्या होती है, राउंड की संख्या कैसे निकालोगे आप, द नेक्स्ट नियरेस्ट पावर ऑफ 2। राउंड कैसे होते हैं, द नेक्स्ट नियरेस्ट पावर ऑफ 2। मैंने राउंड बता दिया आपको, बाई बता दिया मैंने आपको, नॉकआउट टूर्नामेंट की डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, और टूर्नामेंट की डेफिनेशन बता दी। अब बात करते हैं लीग टूर्नामेंट की। लीग टूर्नामेंट की लीग टूर्नामेंट मैचों की वह श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक टीम प्रत्येक दूसरी टीम के साथ मैच खेलती है और विनर का निर्णय है ना अंकों के आधार पे होता है। फिर से सुनो, लीग टूर्नामेंट की वो सीरीज है, लीग टूर्नामेंट की वो सीरीज है जिसमें एवरी अदर टीम के साथ मैच प्ले करेगी और विनर जो है ना वो पॉइंट के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। विनर का पता पॉइंट के अकॉर्डिंग लगेगा। ये है आपका लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में अक्सर आता है एक नंबर का क्वेश्चन आता ही है ज्यादातर कि लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या कैसे निकालोगे। तो पहले ये समझ लो कि लीग टूर्नामेंट कितने टाइप का होता है। लीग टूर्नामेंट आपका दो टाइप का होता है, सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट जिसमें हर एक टीम का हर एक दूसरी टीम के साथ एक एक बार मैच हो, सिंगल लीग टूर्नामेंट। और डबल लीग टूर्नामेंट क्या होता है, जिसमें हर एक टीम का हर एक दूसरी टीम के साथ दो दो बार मैच हो, डबल लीग टूर्नामेंट। समझ में आ गया, सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट। अब इसमें लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या कैसे निकालोगे, तो लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र ये है n-1/2। ये सिंगल के लिए है, ये सिंगल के लिए है। और अगर डबल आ जाए तो इसे हटा दो, इसे हटा दो, केवल n-1 हो जाएगा, केवल n और n-1 हो जाएगा डबल के लिए। सिंगल के लिए n-1/2। समझ में आया, तो ये है। और लीग टूर्नामेंट के दो मेथड हमारे सिलेबस में है। नंबर 1 स्टेयरकेस मेथड, नंबर 2 साइकिलिंग मेथड। स्टेयरकेस मेथड और साइकिलिंग मेथड दो टाइप के लीग टूर्नामेंट हमारे इसमें है सिलेबस में।
स्टेयरकेस मेथड और साइक्लिक मेथड। स्टेयरकेस मेथड जिसमें स्टेयर्स ही बने वो स्टेयरकेस मेथड है, और साइक्लिंग मेथड जिसमें साइकिल जैसा बने वो साइक्लिक मेथड है। मैं समझा भी देता हूँ। स्टेयरकेस मेथड में जैसे 4 टीम है, एक का मैच 2 के साथ, एक का मैच 3 के साथ, एक का मैच 4 के साथ, ऐसे। और नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, 2 का मैच 3 के साथ, 2 का मैच 4 के साथ, फिर नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, 3 का मैच 4 के साथ। इस टाइप का जो है वो है स्टेयरकेस मेथड। इसमें ध्यान से सुनो, इस मेथड में आपके राउंड कैसे फिक्स करेंगे, n-1 राउंड होते हैं इसमें, और मैंने मैच बताई दिए, मैच ऐसे फिक्स करोगे आप। मैच ऐसे फिक्स करोगे, अगर डबल है तो इसे हटा दोगे, और अगर सिंगल है तो इसे लगा के रखोगे, ये मैच है। अब बात करते हैं हम, अब यहाँ बात करते हैं हम साइक्लिक मेथड की। तो साइक्लिक मेथड में जैसे आपके घड़ी में, दीवार घड़ी में वो होते हैं ना, नंबर होते हैं, उसी टाइप से नंबर लिखते हो। जैसे मान लिया आपके 4 नंबर हैं या 6 नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखोगे आप। देखो ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6, घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए, डिक्रीज ऑर्डर और इंक्रीज ऑर्डर ऐसे लिखोगे आप। डिक्रीज ऑर्डर में और इंक्रीज ऑर्डर में ऐसे लिखोगे आप, समझ में आया? डिक्रीज ऑर्डर और इंक्रीज ऑर्डर ऐसे लिख दोगे आप। और फिर 6 का मैच 1 के साथ, 5 का मैच 2 के साथ, 4 का मैच 3 के साथ, 1 को फिक्स रखो। फिर नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, फर्स्ट राउंड में देख लिया आपने, नेक्स्ट राउंड में होगा 5 का मैच 1 के साथ, 4 का मैच 6 के साथ, 3 का मैच 2 के साथ, ऐसे रिपीट करते जाएंगे। एक फिक्स ही रहेगा, 5 यहाँ आ जाएगा, देखो 5 यहाँ आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 2 3 4 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइक्लिक मेथड, क्योंकि साइकिल भी तो ऐसे ही चलती है, साइकिल ऐसे ही तो होता है, घूम के जो आता है उसे साइकिल कहते हैं। तो ये साइक्लिक मेथड है। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनो। मैनेजमेंट इन स्पोर्टिंग इवेंट में आपको बता रहा था, मैनेजमेंट इन स्पोर्टिंग इवेंट में सबसे पहले हम इन 5 पार्ट्स की चर्चा करते हैं, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है। ये 5 चीजें हैं। उसके बाद में आपका टूर्नामेंट आता है। टूर्नामेंट क्या है, मैचेस की वो सीरीज है जिसके लास्ट में एक विनर होता है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ टूर्नामेंट आ गए। टूर्नामेंट के 2 टाइप आपके सिलेबस में। नंबर 1 मैंने आपको बताया नॉकआउट टूर्नामेंट, नंबर 2 लीग टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में सबसे पहले फिक्सचर का जिक्र किया। फिक्सचर क्या है कि जो भी टीम्स हैं उन्हें उस सीरीज में फिक्स करना, जिससे स्मूथली टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा सके, फिक्सचर कहलाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट की। नॉकआउट टूर्नामेंट में कौन कौन सी चीजें हो सकती है। नंबर 1 आपसे पूछा जा सकता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या कैसे निकालोगे। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या मैंने आपको बताया n-1 है। नंबर 2 मैंने आपसे पूछा कि भाई बाई की संख्या कैसे निकालो, राउंड की संख्या कैसे निकालोगे। तो राउंड की संख्या होगी द नेक्स्ट नियरेस्ट पावर ऑफ 2। फिर बाई की संख्या कैसे निकालोगे, द नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर पावर ऑफ 2 माइनस n से निकालोगे आप। तो ऐसे ऐसे इन चीजों के बारे में आप निकालोगे। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं लीग टूर्नामेंट के। तो लीग टूर्नामेंट 2 टाइप का होता है, सिंगल लीग टूर्नामेंट, डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या कैसे निकालोगे आप, n-1 अपॉन 2। ये उसके लिए है सिंगल लीग टूर्नामेंट के लिए, और डबल लीग टूर्नामेंट के लिए ये 2 हट जाएगा। लीग टूर्नामेंट के 2 मेथड हमारे इसमें है, सिलेबस में है। नंबर 1 मैंने आपको बताया स्टेयरकेस मेथड, और नंबर 2 मैंने आपको बताया साइक्लिक मेथड। स्टेयरकेस मेथड भी समझा चुका हूं मैं, साइक्लिक मेथड भी समझा चुका हूं मैं। फर्स्ट चैप्टर में बस इतना ही है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड चैप्टर, चलो तो बेटा बिना टाइम गवाए सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इसमें 2 पोर्शन है आपके, चिल्ड्रन वाला अलग है, वुमेन वाला अलग है। पहले अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब एक ही जगह मर्ज कर दिए हैं। तो चिल्ड्रन वाला जो है, इसमें पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज है आपकी, पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज। बैड पोस्चर के कारण जो डिफॉर्मिटीज आती है उन्हें पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज कहते हैं। पहली बात ये समझो, जो बैड पोस्चर के कारण डिफॉर्मिटीज बॉडी में आती है उन्हें पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज कहते हैं। अब पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज 2 टाइप की हैं आपके इसमें सिलेबस में है, तो बहुत सारी टाइप की, लेकिन ये कॉमन दी है, कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज हैं। तो भाई 2 टाइप के हैं, तो स्पाइनल कर्वेचर है आपका, और दूसरे नंबर पे आपके जो बाकी की जो पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज है वो दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम स्पाइनल कर्वेचर की बात करेंगे। स्पाइनल कर्वेचर जो आपकी बैकबोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बैकबोन है, उसमें किसी भी टाइप का कर्व आना, लेफ्ट या राइट या फॉरवर्ड या बैकवर्ड, किसी भी टाइप का कर्व आना, वो स्पाइनल कर्वेचर कहलाता है।
सबसे पहले बात करते हैं हम काइफोसिस की। काइफोसिस में क्या होता है कि जैसे कोई आदमी है, ये वाला कोई आदमी है, देखो ये, और ये पीछे की तरफ झुक गई कमर उसकी, देखो ऐसे झुक गई कमर, अगर उसकी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे मुड़ गया, ये आदमी है, ये अगर इसकी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे पीछे की साइड मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई पीछे की साइड, तो इसे कहा जाता है काइफोसिस। काइफोसिस कहा जाता है भाई से। काइफोसिस काइफोसिस क्यों होता है? काइफोसिस होता है आपका बैड पोस्चर के कारण, जो मोटा तकिया लगाने के कारण, अच्छी सीट पे ना बैठने के कारण, बचपन में बोझ कैरी करने के कारण ज्यादा, इसके कारण काइफोसिस हो सकता है। काइफोसिस जब बैकबोन पीछे की साइड मुड़ जाए। अब लॉर्डोसिस की बात कर रहे हैं। लॉर्डोसिस में क्या होता है? लॉर्डोसिस में जो बैकबोन है इस टाइप से मुड़ जाती है, मतलब यहाँ आदमी का चेहरा है और ये आगे से निकला हुआ और ये पीछे से निकला हुआ, यहाँ इसके पैर हैं, देखो ये पैर, ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा और यहाँ से ऐसे आ जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस जब स्टर्नम आगे की तरफ निकल जाए तो इसे लॉर्डोसिस कहा जाता है। लॉर्डोसिस होने के भी वही कारण होते हैं जो काइफोसिस होने के कारण होता है। लो बोन डेंसिटी हो सकता है कारण, या फिर माल न्यूट्रिशन हो सकता है इसका कारण, या बचपन में जल्दी चलाना, या हैवी वेट कैरी करना, ये कॉमन कारण है। इनके सारों के, तीनों के कॉमन कारण है, तो इन पे ध्यान दें, कॉमन कारण है। और ये जो मैं पहचान बता रहा हूँ, ठीक है, और बचने के उपाय बताऊंगा बाद में बताऊंगा बचने के उपाय। तो ये हो गया आपका लॉर्डोसिस। अब स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस में क्या है? जैसे स्क्लेरोसिस में कोई आदमी है ये, और ये इसके शोल्डर्स हैं और ये बैकबोन है, अगर इस साइड हो जाए या इस साइड हो जाए, देखो जैसे मान लिया ये आदमी है और ये इसके कंधे हैं और इसकी बैकबोन जो है एक साइड मुड़ जाए, इस साइड मुड़ जाए, एक कंधा ऊपर हो जाए, एक कंधा हो जाए नीचे, ये इस टाइप से मुड़ जाए अगर बैकबोन इस टाइप से, तो इसे कहा जाता है स्कोलियोसिस। साइड वर्ड होती है, लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है। कॉजेज वही है जो मैंने आपको बताया था, लो बोन डेंसिटी, हैवी वेट कैरी करना, और ये सारी जो मैंने आपको बताई थी कि भाई ये हो सकती हैं, इनके सबके कॉजेज एक ही होते हैं। अब इनसे बचने के उपाय मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनो। जैसे काइफोसिस है, काइफोसिस में क्या है कि पीछे की ओर मुड़ जाता है, तो इसमें डी पोज बनाना, पीछे की ओर डी पोज बनाना। जो ऐसा पोज होता है वो देखो ऐसा, जिसमें आदमी ऐसे मुड़ जाता है पीछे की ओर, यहाँ से हाथों को ऐसे रखना, ये है डी पोज। डी पोज से ठीक हो सकता है, जिसे कहा जाता है चक्रासन। क्या कहा जाता है? जिसे चक्रासन कहा जाता है। चक्रासन से ठीक हो सकता है ये। और किस चीज से हो सकता है? और ये धनुरासन से हो सकता है ठीक। धनुरासन कैसे होता है? धनुरासन ऐसे लेट के और पैरों को ऊपर उठा के ऐसे ऐसे, और हाथों से, ये चेहरा है इसका, और हाथों से पैरों को पकड़ना, इसे धनुरासन कहा जाता है। इस धनुरासन से हो सकता है ठीक। कोबरा पोज से हो सकता है, जिसे भुजंगासन कहा जाता है। भुजंगासन कैसे होता है? पीछे से ऐसे पैरों को, ये रेस के पैर और चेहरा ऐसे उठा रखा है इसने, हाथों से ऐसे, हाथ आगे रख के ऐसे पीछे की ओर चेहरा कर रखा है, ये भुजंगासन है, इससे हो सकता है ठीक। अब बात करते हैं लॉर्डोसिस की, कि लॉर्डोसिस कैसे कैसे ठीक हो सकता है। देखो लॉर्डोसिस इसके अपोजिट होता है, तो अपोजिट वाले इशारे, जैसे नौकासन होता है, नौकासन में हाथ और पैरों को ऐसे ऐसे, कोई आदमी लेट के और पैर इसके ये हैं और हाथ इसके ये हैं, ये चेहरा इस तरफ है, इस तरफ चेहरा है, तो इसे कहा जाता है नौकासन। नौकासन से भी ठीक हो सकता है ठीक। और आपका लॉर्डोसिस उष्टासन से ठीक हो सकता है। उष्टासन कैसे होता है? उष्टासन में जैसे आदमी ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे पैरों को ऐसे करके ऐसे पकड़ना, इससे हो सकता है ठीक, इससे भी हो जाएगा ठीक। तो लॉर्डोसिस इसके अपोजिट जितने भी आसन है उनसे ठीक हो सकता है। अब बात करते हैं स्कोलोसिस की। स्कोलोसिस जब साइडवर्ड मुंह हो जाए, एक कंधा नीचे और एक ऊपर हो जाए, इसमें कैसे कैसे ठीक हो सकता है? एक तो बार हो, उस पे लटकने से ठीक हो जाएगा। जैसे बार पे कोई आदमी लटका हुआ है, देखो ये लटका हुआ है बार पे, ये हाथ है इसके और ये ऐसे लटका हुआ है, तो इस पे लटकने से ठीक हो जाएगा ये। और त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज करने से ठीक हो जाएगा। और कटी चक्र आसन, कटी चक्र पेल्विक रीजन को जब मूव करते हैं तो कटी चक्र आसन होता है, ऐसे करके ऐसे घुमा के, उसे कटी चक्र आसन कहते हैं, उससे ठीक हो सकता है। तो स्पाइनल कर्वेचर हो गए आपके। अब बात करते हैं फ्लैट फुट की। जमीन पे गीला पैर रख के
देखो चेक करके, दो टाइप के फिंगर वो फुटप्रिंट आ सकते हैं आपके। एक टाइप का फुटप्रिंट वो आ सकता है जिसमें कर्व नहीं है, हाथी के पांव जैसा कर्व नहीं है, ये क्या है, फ्लैट फुट है। और दूसरे टाइप का प्रिंट आ सकता है ऐसे, जिसमें कर्व है, जिसमें कर्व प्रेजेंट है, तो नॉर्मल है, ये फ्लैट फुट है। तो पहचान है इसकी फुट की ऐसे, बचपन में जल्दी चला देने से, मांसपेशियों की कमी से, कैल्शियम की कमी से, या फिर हैवी वेट होने से, किसी में ज्यादा वजन है, बीएमआई जिसका 30 से ज्यादा होता है वो होते हैं हैवी वेट वाले, 30 से ऊपर होती है ओबेसिटी शुरू। ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो इस टाइप का अगर होता है तो इसे कहा जाता है फ्लैट फुट। और फ्लैट फुट ठीक करने के लिए कैसे कर सकते हो आप, कि तौलिया को जमीन पे बिछाओ, इकट्ठा करो, तौलिया को जमीन पे बिछाओ, इकट्ठा करो, कंचे उठाने से, पैरों पे चलने से, एडियो पे चलने से, और पैरों की एक्सरसाइज करने से फ्लैट फुट ठीक हो सकता है। अब बात करते हैं नोक नीज की। नोक नीज में क्या होता है, ध्यान से सुनो। जो घुटने होते हैं आदमी के, जैसे ये आदमी है कोई, और ये और तो इसके जो घुटने हैं ना, ये आपस में टकराते हैं। यहाँ यहाँ से देखो, ये घुटने आपस में टकराए हुए हैं, ऐसे 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 मिलते हैं आपस में घुटने। तो ये क्या है, ये घुटनों का आपस में टकराना, ये नोक नीज है। नोक करते हो नी, नी पैरों के घुटने, नी आपस में नोक करते हो, तो उसे कहा क्या कहा जाए, नोक नीज कैसे ठीक किया जा सकता है। तो नोक नीज पैरों के बीच में अगर नी नोक कर रहे हो तो नोक नीज कहा जाता है। गैप नहीं होता पैरों के बीच में, तो रात में पैरों के बीच में तकिया रख के सोने से नोक नीज ठीक हो जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी करने से नोक नीज ठीक हो सकता है। नंबर 3, दौड़ लगाने से नोक नीज ठीक हो सकता है। नंबर 4, पैसिव लाइफ स्टाइल से लौट के आने से, मतलब एक्टिव लाइफ स्टाइल, दिन भर काम वाम करने से ठीक हो सकता है ये। अच्छा भोजन करें और कैल्शियम लें तो नोक नीज ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं बो लेग की। बो लेग्स क्या है, पहले ये समझो। पैरों के बीच में ज्यादा गैप हो जाना, पैरों के बीच में ज्यादा गैप हो जाना, नीज के बीच में ज्यादा गैप हो जाना, बो लेग्स है। बो कहते हैं धनुषाकार, धनुषाकार टांगे बो लेग्स होती हैं। क्या होने के कारण क्या क्या है, वही कारण है सारे जो नोक नीज के हैं। हैवी वेट कैरी करना, और लो बोन डेंसिटी होना, और प्रोटीन की कमी होना, पैसिव लाइफ स्टाइल, हैवी वेट, छोटे बच्चों में अक्सर देखने में मिलता है। ठीक कैसे हो सकता है, ठीक होने के तरीके सुनो। ठीक होने के तरीका एक तो ये है कि भाई दोनों पैरों को इकट्ठे करो, रबड़ बैंड लगा के सो रात में, चौड़े वाली रबड़ बैंड की स्ट्रिप आती है, उससे ठीक हो जाता है। नंबर 2, फुट कैलिपर्स आते हैं पैरों में लगाने वाले। छोटे बच्चों में अक्सर उसी से इलाज किया जाता है कि फुट कैलिपर्स में पैर लगा दिए जाते हैं और वो सीधे ही चलते हैं फिर कुछ दिन तक, तो उससे भी ठीक हो जाता है। डाइट में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने से और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने से भी ठीक हो जाता है, दौड़ लगाने से भी ये ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं राउंड शोल्डर की, कि राउंड शोल्डर है क्या। देखो कंधों का आगे आ जाना, इस टाइप से आगे आ जाना राउंड शोल्डर है, ज्यादातर लड़कियों में होता है ये। और राउंड शोल्डर की पहचान ये है कि अगर आप ऊपर से देखोगे तो गोल दिखाई देंगे। राउंड शोल्डर होने का कारण क्या है, साई नेचर, एक तो अगर आपका शर्मीला व्यवहार है उसके कारण हो सकता है, बैड पोस्चर के कारण हो सकता है, आपकी जो सीट है वो ठीक नहीं है बैठने वाली उसके भी कारण हो सकता है आपका, और आपके टाइट जो फिटिंग के कपड़े हैं उनके कारण हो सकता है। ठीक कैसे करोगे, ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया जो आसन है इसे ठीक करने का वो है गोमुख आसन। पैर हाथों को कमर के पीछे ऐसे ले जाके ऐसे पकड़ने से ठीक हो सकता है। कैमल पोज जो मैंने आपको बताया था, वो पीछे हाथ रखने वाला ऐसे करके झुक के, उससे ठीक हो सकता है कैमल पोज से। और डी बनाने से, जो डी मैंने आपको बताया था डी बनाना, उससे भी ठीक हो सकता है। तो इस टाइप से ये ठीक हो सकते हैं। ये चैप्टर का जो फर्स्ट पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका रह गया है, छूट गया है, तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करें और मैं उसके बारे में बताऊंगा जल्दी ही आपको। थैंक यू। तो अब बात करते हैं हम जो चैप्टर का सेकंड फेज है वुमेन इन स्पोर्ट्स की। तो स्पेशल कंसिडरेशन है वुमेन्स के लिए, तो उस पर बात करते हैं हम। तो वुमेन की लाइफ में 3 चीजें होती हैं, मेन जो 3 चीजें चलती है, वुमेन एथलीट जो होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 होता है जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो 9 से 12 साल तक की एज में शुरू हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जब पहली बार ब्लीडिंग होती है किसी वुमेन में तो उसे मेनार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे मेनार्क कहा जाता है। जब वुमेन्स में फर्स्ट ब्लीडिंग होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो उसे मेनार्क कहा जाता है। फिर मेनार्क शुरू होने के बाद में फिर उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता ही रहता है और लगातार वो 45 से लेके 55 साल तक रहता है, तो उस पीरियड को कहते हैं एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है उस पीरियड को।
फिर उसके बाद में वो 45 से 55 साल की एज के बीच में एक बार वो बंद हो जाता है। तो बंद होने के बाद में उस चीज को कहा जाता है मेनोपॉज। बंद होने को क्या कहा जाता है? मेनोपॉज। फिर से सुनो, मेनार्क स्टार्ट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लाइफ टाइम, जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है वो चलता रहता है, वो है। और मेनोपॉज उसका बंद हो जाना, ये है। अब जो वुमेन एथलीट होती है, जो भी एथलीट है, उसकी लाइफ में 3 बड़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। उसे कहते हैं वुमेन एथलीट ट्रैड, कहा जाता है। 3 बीमारियां होती है एक साथ, ये वुमेन एथलीट ट्रैड, 3 समस्याएं होती है इसमें। ओस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर। क्या क्या है? ओस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर। ओस्टियोपोरोसिस क्या है? लो बोन डेंसिटी। जब बोन की डेंसिटी कम हो जाए, हड्डियों का घनत्व कम हो जाए, तो उसे कहा जाता है लो बोन डेंसिटी या ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ओस्टियोपोरोसिस में हड्डियों के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2 ये होता है कैल्शियम की कमी से। और नंबर 2 एमेनोरिया। एमेनोरिया है एब्सेंस ऑफ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की एब्सेंस एमेनोरिया है। एमेनोरिया 2 टाइप का होता है, प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया अगर किसी वुमेन में बचपन से लेके और आज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही ना हुआ, या 16 साल से ज्यादा एज होगी हो उसकी, फिर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ना हुआ हो, तो उसे कहा जाता है प्राइमरी एमेनोरिया। नंबर 2 पे होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया है जब वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट तो हुआ, आया भी वो कुछ दिन तक, लेकिन वो किसी हाई डेंसिटी गेम की वजह से या हाई डेंसिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से वो लंबे टाइम तक बंद हो गया, 3-4 महीने से बंद ही है वो लगातार, तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी एमेनोरिया। अब बात करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर की। ईटिंग डिसऑर्डर जैसा आप नाम से ही पता लगा रहे हो, खान पान से संबंधित है। तो ईटिंग डिसऑर्डर 2 टाइप का होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा होने पे वुमेन को ऐसा लगता है कि जब जैसे मैं ओबेस हो गई हूँ, बहुत मोटी हो गई हूँ, और उसको खाना पीना छोड़ देती है, बहुत सारे बहाने बना के फास्टिंग वगैरह करती है, तो उसे कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। और जो बुलिमिया नर्वोसा है, बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि वुमेन खाती पीती तो खूब है, लेकिन उसे वोमिटिंग करके या लेजिक्स वगैरह की टैबलेट लेके उसे वेट को कम करना चाहती है वो, और वो डिफरेंट टाइप की पिल्स वगैरह यूज करती है। तो सेकंड चैप्टर भी खत्म। अब थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं हम अभी, बिना टाइम करते हैं आपकी बुक के चैप्टर नंबर 3 की, योगा एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि योगा है क्या। तो योगा अलग अलग जगह देखने को मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छी पुस्तक मानी जाती है वो मानी जाती है योग दर्शन। योग दर्शन लिखी है महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि ने, जिसके नाम से बाबा रामदेव कंपनी चलाते हैं, महर्षि पतंजलि, उन्होंने योग दर्शन लिखा था। तो पहले बात करते हैं योगा की डेफिनेशन की, कि योगा की डेफिनेशन कौन कौन सी है। तो सबसे अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है महर्षि पतंजलि की योगा की। उन्होंने कहा कि योगाश्च चित्तवृत्ति निरोध। क्या कहा उन्होंने? योगाश्च चित्तवृत्ति निरोध, की चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है, महर्षि पतंजलि ने कहा। डेफिनेशन जो की त्यों ऐसी की ऐसी लिखी जाएगी, हिंदी में ही लिखी जाएगी या फिर संस्कृत में ही लिखी जाएगी। दूसरे नंबर पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि योग कर्मसु कौशलम, की योग है ना कर्मों का कौशल है। भगवान श्री कृष्ण ने एक और बात कही इसमें गीता में ही कही कि समत्वम योग उच्चते, कि समता का भाव ही योग है, समता ही योग है। तो 3 डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, योग कर्मसु कौशलम, समत्वम योग उच्चते और योगाश्च चित्तवृत्ति निरोध, ये योग की डेफिनेशन है। उसके बाद आता है आपका आसन, क्योंकि आसन से जुड़ा वही चैप्टर है, पूरा का पूरा आसन पे रिलेटेड है। तो आसन की डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिरम सुखम आसनम, इंग्लिश में कह सकते हो सिटिंग इन ए कंफर्टेबल पोज कॉल्ड आसन, कि एक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को कहा जाता है आसन, या सिटिंग इन ए कंफर्टेबल पोज कॉल्ड आसन। तो ये कहा जाता है। हमारे इसमें चैप्टर में है आपकी लाइफ स्टाइल से, बैड लाइफ स्टाइल से कह लो जुड़ी हुई जो डिजीज हैं, जो बैड लाइफ स्टाइल के कारण जो डिजीज हो जाती है, जो बीमारियां हो जाती है, वो 5 बीमारियां थी पहले, लेकिन अब एक बीमारी नहीं रही बैक पेन, उसमें केवल 4 ही बीमारियां हैं। 4 बीमारियों में सबसे पहली बीमारी आपकी ओबेसिटी। तो कैसे पता लगाओगे ओबेसिटी? किसी से भी बात करो, सब यही कहते हैं मैं तो मोटा हूं नहीं, मैं तो बहुत पतला हूं, मैं ठीक हूं, यही कहेंगे। कैसे पता लगेगा कौन ओबेस है कौन नहीं? तो उसके लिए एक मेजरमेंट है भाई, एक चीज है, उसका नाम है BMI। BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स से पता लगेगा कि कौन मोटा है कौन नहीं। अब ध्यान से सुनो कि BMI में आपकी 2 जगह आएगा BMI, कि BMI में कौन सी वेट कैटेगरी किससे बिलोंग करती है, इसी में जवाब मिलेगा हमें।
सबसे पहले बात करते हैं कि 18.5 से लेके 18 से कम अगर है, 18.5 से कम अगर है तो वो आएंगे अल्प भार में, अंडरवेट। कैसे आएंगे वो? अंडरवेट आएंगे वो। ठीक, अगर 18.6 से लेके 18.6 से लेके और 24.9 तक है तो ये नॉर्मल वेट में आएंगे, नॉर्मल वेट कैटेगरी है वो। अगर 25 से लेके और 29.9 तक है तो ओवरवेट कैटेगरी है, ओवरवेट कैटेगरी है। और अगर 30 से लेके 34.9 तक तो ये ओबेसिटी। देखो, इसे ही बताने के लिए मैं इतनी देर से वो कर रहा था। ओबेसिटी, ओबेसिटी शुरू कहाँ से हो गई? यहाँ से हो गई। 30 से लेके 34.9 तक ओबेसिटी, ओबेसिटी है ये, ओबेसिटी कैटेगरी नंबर 1। फिर 35 से लेके 39.9 तक ये ओबेसिटी कैटेगरी सेकंड। और फिर 40 से लेके ऊपर तक, कहीं तक भी अगर 40 से ज्यादा है तो ओबेसिटी कैटेगरी नंबर 3। तो ये है पूरा का पूरा। इसे कहा जाता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स ऐसे निकालोगे कैसे? बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए बॉडी मास इंडेक्स BMI इक्वल टू होता है, यहाँ तो ऊपर तो लिखेंगे आप बॉडी का जो वेट होगा, जो भी बॉडी वेट जितना भी है, और नीचे लिखेंगे हाइट इंटू हाइट। इसे लिखेंगे मीटर में और लिखेंगे इसे किलोग्राम में। समझ में आया? ये किलोग्राम में बॉडी का जो वेट है उसे किलोग्राम में लिखो, और बॉडी की जो हाइट है उसे मीटर में लिखो। जो भी निकल के आ जाए इसमें मिला के देखो। अगर वो 30 से ज्यादा है तो उसे ओबेसिटी कहा जाएगा। तो ओबेसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? एक तो ये भी लिख सकते हो कि जब फैट जो एक्सट्रीम, व्हेन फैट इंक्रीज एक्सट्रीम लेवल कॉल्ड ओबेसिटी। या फिर आप कहोगे कि ओबेसिटी वो कंडीशन है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ओबेसिटी वो कंडीशन है जिसमें किसी आदमी का BMI, किसी पर्टिकुलर का BMI 30 से ऊपर होता है, उसे ओबेसिटी कहा जाता है। अब ओबेसिटी से बचने के लिए कौन कौन से आसन है? तो ओबेसिटी से बचने के लिए ये वाले आसन है। अब इन्हें हिंदी में समझा रहा हूं मैं अच्छे से आपको, जिससे ताड़ संस्कृत का वर्ड है, इसका अर्थ होता है पेड़। ताड़, पेड़ की तरह जो आसन है, ताड़ आसन। पेड़ की तरह जो आसन किया जाता है वो ताड़ आसन है। कटी चक्र आसन, कटी कहते हैं आपके पेल्विक रीजन को, और अगर इसे ऐसे 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 घुमावदार है ये आसन तो इसे कहा जाता है कटी चक्र आसन। फिर पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन कैसे होता है? कोई आदमी है ना, जब ऐसे लेट जाए, ऐसे लेट जाए और ये इसके पैर हों, ये वाले पैर हों इसके, और हाथों से इन पैरों को ऐसे पकड़ ले, ऐसे दोनों से, और सिर रखे ऐसे, तो इसे कहा जाता है पवन मुक्त आसन। पवन को मुक्त करने वाला आसन, पेट की गंदी गैस बाहर निकालने वाला आसन है पवन मुक्त आसन। ये वाला आसन, ये पवन मुक्त आसन है। इसे देख लो ध्यान से, ये पवन मुक्त आसन है। एक है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में मछली की तरह पैरों को ऐसे मोड़ के और पीछे की तरफ मोड़ लेट जाओ, ये है मत्स्य आसन। बस थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं मैं आपको। हल आसन। हल आसन ऐसे होता है कि जैसे कोई आदमी ऐसे लेटा हुआ और पैरों को पीछे पहुंचा ले, ऐसे पहुंचा दे ऐसे पैरों को, और ये यहाँ लेटा हुआ ऐसे, और हाथों को कर दे ऐसे, तो ये है हल आसन। हल की तरह नजर आना, हल जो चलने वाला हल हुआ करता था, हल आसन। अब बात कर रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में क्या होगा कि कोई भी पर्टिकुलर जो भी इसे कर रहा है, ये इसके पैर रहेंगे ऐसे, ये ऐसे पैर रहेंगे और ये ऐसे झुक जाएगा, और झुकने के बाद में ये इसका सिर रहेगा और हाथों से पैरों को पकड़ लेगा ऐसे ऐसे करके। तो ये है पश्चिमोत्तानासन। इसे क्या कहा जाता है? पश्चिमोत्तानासन। एक है धनुरासन। धनुरासन आप ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे पैरों को करके, यहाँ इसके पैर रहेंगे पीछे ऐसे, और ये इसके हाथ, और हाथों से ऐसे पैरों को पकड़ लेगा ऐसे ऐसे। इसे कहा जाता है धनुरासन। क्या कहा जाता है इसे? धनु कहते हैं धनुष को, धनुरासन। ये है धनुरासन। एक होता है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में क्या होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या होगा कि जैसे ये पैर है किसी पर्टिकुलर के, तो हाथों को ऐसे पकड़ ले और ऐसे बैठा रहे ऐसे, तो ये पीछे की साइड पकड़ना, ये उष्ट्रासन है। अब बात करते हैं सूर्य भेदी की। तो सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं है,
ध्यान से सुने, ये सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं है, इसके बारे में आप ध्यान से सुन ले मेरी बातों को। देखो ये है राइट वाला नोज है आपका, ये लेफ्ट वाला नोज है, दो छेद हैं, दो नोस्ट्रिल है आपके, राइट और लेफ्ट। राइट से अगर आप सांस लेते हो अंदर की साइड तो शरीर गर्म हो जाता है, लेफ्ट से अगर अंदर की साइड सांस लेते हो तो इससे शरीर ठंडा हो जाता है। अगर इन दोनों से सांस लेते हो उसे कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो सीधे वाली नाक से सांस लेना और उल्टे वाली से निकाल देना, ऐसे पकड़ के। याद रहे बार बार सीधे से लेना और उल्टे से निकालना है। इसे कहा जाता है सूर्य भेदी प्राणायाम। क्या कहा जाता है इसे? सूर्य भेदी प्राणायाम। तो यहाँ ही आपका ओबेसिटी खत्म हो जाता है। ओबेसिटी के बाद बात करते हैं हम किसी दूसरी बीमारी की, बात करते हैं जो सेकंड लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है, डायबिटीज। डायबिटीज ऐसी समस्या है 7.8 करोड़ लोगों को डायबिटीज है इंडिया के, या डायबिटीज की चपेट में है वो 7.8 करोड़ लोग, इतना बड़ा आंकड़ा। तो डायबिटीज किसे कहा जाता है पहले ये समझो। डायबिटीज है जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उसे डायबिटीज कहते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। देखो हमारे ब्लड में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जिसे पैनक्रियाज रिलीज करता है। अगर पैनक्रियाज के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो इंसुलिन की मात्रा को इनरेगुलर वो करे, मतलब सेक्रेशन उसका इनरेगुलर हो, तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे कहा जाता है डायबिटीज। वैसे नॉर्मली में माना जाता है कि फास्टिंग के टाइम पे जब भूखा हो इंसान, उस टाइम पे 70 से 100 के बीच में होना चाहिए शुगर लेवल जो है, और खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद 140 से कम होना चाहिए जो शुगर का लेवल है। ये माना जाता है कि शुगर का लेवल ही होना चाहिए, और जब ये बढ़ जाए तो उसे शुगर कहा जाता है, या मधुमेह या डायबिटीज कहा जाता है। तो डायबिटीज से बचने के लिए कौन कौन से, देखो अगर आपकी है लाइफ स्टाइल, एक्टिव लाइफ स्टाइल, अगर आप ग्राउंड से जुड़े हो, रोज खूब पसीना बहाते हो, खूब मेहनत करते हो, तो आपके नजदीक भी नहीं आएंगे कोई सी भी समस्या। तो आपको तो फिक्र मानने वाली जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर हो भी जाए इनकेस, तो कौन कौन से आसन हैं जो इससे आपको बचाएंगे। तो मैंने कटी चक्रासन के बारे में आपको बता दिया था, पवन मुक्त आसन के बारे में आपको बता दिया था। भुजंग आसन, भुजंग आसन जो होता है वो ये होता है कि आगे की तरफ से ऐसे, ये आपके पैर हैं, ये पैर, और आगे की तरफ से हाथों को आप ऐसे उठा के रखते हो पीछे हवा में, तो इसे कहते हैं भुजंग आसन। ये क्या है? भुजंग आसन। कोबरा पोज भी कहा जाता है या भुजंग आसन कहा जाता है इसे। उसके बाद में सलब आसन। सलब किसे कहा जाता है? देखो संस्कृत भी सीखनी पड़ेगी आपको अगर ये चैप्टर पढ़ना है। सलब कहा जाता है टिड्डे को, टिड्डे जैसा आसन, जिसमें आदमी ऐसे जमीन पे लेट के ऐसे लेट के और पैरों को ऊपर उठा लेता है, ऐसे टिड्डे की तरह पैरों को उठा लेता है, तो उसे कहा जाता है, ये इसका चेहरा है, ये हाथ है उसके, तो इसे कहा जाता है सलभासन। क्या कहा जाता है इसे? सलब आसन। सलब आसन, टिड्डे जैसा आसन, सलब आसन कहा जाता है इसे। इसके बाद बात करते हैं हम धनुरासन की। धनुरासन मैंने आपको बता दिया था। अब सुप्त वज्रासन। देखो वज्रासन जो होता है वो ये है कि कोई भी आदमी जब ऐसे, ये पैर हैं उसके और ये उन पैरों पे ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है, तो इन हाथों को ऐसे रख के काट दे भाई बनाने। तो ये वाला है आपका वज्रासन। वज्रासन है ये वाला। अगर वज्रासन में आदमी ऐसे ना बैठ के और पीछे की तरफ लेट जाए, पीछे की तरफ कैसे लेट जाए? इसी वज्रासन में बैठा बैठा पीछे की तरफ लेट जाए ऐसे करके, तो इसे कहा जाता है सुप्त वज्रासन। क्या कहा जाता है इसे? सुप्त वज्रासन। जो ये वाला है इसे सुप्त वज्रासन कहा जाता है। पश्चिमोत्तानासन मैंने आपको बता ही दिया था, पश्चिमोत्तानासन बताने की जरूरत नहीं है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में ऐसे बैठ के एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के और हाथों को ऐसे घुमा के पकड़ा जाता है, तो उसे कहा जाता है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब बात करते हैं मंडूक आसन की। मंडूक कहते हैं, मंडूक किसे कहते हैं? मेंढक को कहा जाता है। और मंडूक आसन में क्या होता है कि आदमी ऐसे बैठ के एक पैर पे दूसरा पैर ऐसे रख के बैठ के और हाथों को पेट के नीचे रख के और आगे की तरफ झुक जाता है, आगे की तरफ झुक गया ये ऐसा होता है मंडूक आसन। क्या कहा जाता है इसे? मंडूक आसन।
आप एक बार देख लेना इन्हें, क्योंकि देख के ही समझ में आएंगे ये। मंडूक आसन, गोमुख आसन, हाथों को ऐसे कमर के पीछे करना, ऐसे पकड़ना कमर के पीछे, ये गोमुख आसन है। और पैरों को एक के ऊपर एक ऐसे तिरछे करके रखना, ये गोमुख आसन है। योग मुद्रा, हाथों को पीछे ऐसे लॉक करके, ऐसे लॉक करके और आगे की तरफ झुकना, इसे कहा जाता है योग मुद्रा। ये है योग मुद्रा। और योग मुद्रा के बाद में उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में क्या होता है कि इंसान जैसे ऐसे बैठा हुआ है ऐसे, तो ये पैर है ना पीछे की तरफ ऐसे ऐसे मोड़ के और ऐसे झुक के, पीछे की साइड झुक के हाथों से पैरों को पकड़ना, यूं झुक के हाथों से पैरों को पकड़ना, ये है उष्ट्रासन। ये कौन सा आसन है? उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कहा जाता है कैमल पोज को, कैमल पोज, कैमल पोज या उष्ट्रासन है ये। उसके बाद में कपाल भाती। कपाल भाती प्राणायाम है। कपाल भाती प्राणायाम है, बहुत ही शानदार प्राणायाम है। इसमें सामने बैठ के, बिल्कुल सीधे बैठ के और नाक से सांसों को झटके के साथ बाहर ऐसे हवा को बस बाहर बाहर निकालना, तो इसे कहा जाता है कपाल भाती। कपाल कहते हैं चेहरे को, भाती कहते हैं सुंदरता, चेहरे को सुंदर करने वाला ये प्राणायाम है, इसे कपाल भाती कहा जाता है। ये जो घेरंड ऋषि की है ना, घेरंड संहिता, उसमें 6 चीजें बताई गई हैं शरीर को शुद्ध करने के लिए, उसमें से एक है ये। अब नेक्स्ट पे चलते बात करते हैं तीसरी जो बड़ी लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है, अस्थमा। इसकी बात करते हैं। अस्थमा 2 टाइप का होता है, एलर्जिक होता है, नॉन एलर्जिक होता है। अस्थमा में क्या होता है कि आप है ना हवा से, जो बाहर की हवा है उसमें से ऑक्सीजन नहीं ले पाते और आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, इसे कहते हैं अस्थमैटिक प्रॉब्लम या दमा या अस्थमा कहा जाता है इसे। अस्थमा से बचने के लिए क्या क्या कौन कौन से आसन है ध्यान से देखिए। एक तो ताड़ासन है। ताड़ासन मैंने आपको बताया था, हाथों को ऊपर करके। ऊर्ध्वस्थासन, ऊर्ध्वस्थासन में हाथों को ऐसे करके एक बार इस तरफ झुकते हैं और एक बार इस तरफ झुकते हैं ऊपर, तो ऊर्ध्व ने ऊपर, हस्त हाथों को जब उठाया जाता है तो उसे ऊर्ध्वस्थासन कहा जाता है। उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन में क्या करते हैं कि हाथों को ऐसे करके और मंडूक की तरह पैरों को मोड़ के बैठ जाते हैं ऐसे, और हाथों को ऊपर की साइड करते हैं। मंडूक कहते हैं मेंढक को, मेंढक की तरह बैठ के हाथों को ऊपर कर देते हैं, तो उत्तान मंडूकासन कहा जाता है इसे। भुजंगासन मैंने आपको बता ही दिया था। धनुरासन आपको बता दिया। उष्ट्रासन आपको बता दिया। वक्रासन में क्या होगा कि ऐसे बैठ के और एक पैर दूसरे पैर की साइड में रख के ऐसे तिरछे हो जाते हैं, वक्र की तरह वक्र करते हैं, मतलब ये जो ऊपर वाला हिस्सा इसे वक्र कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो इसे कहते हैं वक्रासन। कपाल भाती मैंने आपको बताया था। गोमुखासन मैंने आपको बता दिया। अनुलोम विलोम सुनो क्या है। ये सूर्य नासिका है और ये चंद्र नासिका है। सूर्य से सांस को अंदर भरो और चंद्र से निकालो, फिर चंद्र से भरो, सूर्य से निकालो, सूर्य से भरो, चंद्र से, ऐसे ही इसे कहा जाता है अनुलोम विलोम। ऐसे प्राणों को चलने दो, इसे कहा जाता है अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम होता है। और मत्स्यासन। मत्स्यासन पैरों को ऐसे बांध के बैठ कर पीछे की तरफ लेट जाना, इसे कहा जाता है मत्स्यासन। तो इसमें बस यही आसन है। ये अस्थमा। अस्थमा के बाद में एक और लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है 4थे नंबर की, इसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बात करते हैं जो चौथी प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की पहचान कैसे करोगे? तो भाई हाइपरटेंशन में 2 चीजें आपको देखनी पड़ेगी, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। जो ब्लड प्रेशर है वो 80-120 के बीच में होना चाहिए, 80 और 120 के बीच में होना चाहिए। इसमें एक डायस्टोलिक है और एक सिस्टोलिक है। एक तो वो है जब आपका हार्ट पंप करता है उस टाइम पे प्रेशर होता है दीवारों पे, तो उस टाइम पे ज्यादा होता है, तो वो 120 होना चाहिए। और जब वो पंप नहीं करता है, फैलता है, तब उस टाइम पे 80 होना चाहिए। तो 80 और 120 के बीच में होना चाहिए ये। अगर ज्यादा रहना शुरू हो जाए, जैसे 140 रहना शुरू हो गया, किसी का 145 रहना शुरू हो गया, तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। तो चक्कर आने लगते हैं, प्रॉब्लम होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, पसीना आने लगता है, ये उसके लक्षण है। तो इससे बचने के लिए ताड़ासन। ताड़ासन मैंने आपको बताया था। कटी चक्रासन मैंने आपको बताया था। उत्तान पादासन। उत्तान कहते हैं उठे हुए, पाद कहते हैं पैरों को। लेट के, ऐसे लेट के, कोई आदमी ऐसे लेट जाए, जमीन पे ऐसे लेट जाए और पैरों को ऐसे उठा ले ऊपर, ऐसे उठा ले जमीन, उसमें आकाश की तरफ ऐसे उठा ले, तो उसे कहा जाता है उत्तान, उत्तान पादासन। क्या क्या है ये? उत्तान पादासन। अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में क्या है कि आप है ना ये जो पैर हैं आपके, इन्हें आगे की तरफ ऐसे ले जाते हो,
ऐसे पूरा नहीं मोड़ते, यहाँ तक नहीं टिकाते। ये अर्ध हलासन है, ये अर्ध हलासन हो गया आपका। और है आपका फिर सरल मत्स्यासन। मत्स्यासन जो मैंने आपको बताया उसे ही सरल मत्स्यासन कहा जाता है। सरल मत्स्यासन यही है। गौमुखासन मैंने आपको बता दिया, उत्तान मंडूकासन मैंने आपको बता दिया, वक्रासन मैंने आपको बता दिया, भुजंगासन मैंने आपको बता दिया, मकर आसन मैंने आपको बता दिया। शवासन, शवासन में क्या होगा कि बस ऐसे लेटे रहना है आराम से, सब की तरह बिल्कुल आराम से, तो उसे कहते हैं शवासन। और शीतली, शीतली सुनो, शीतली क्या है, इसे अपने होठों को भींच के और दांतों को ऐसे खींच के ऐसे हवा को खींचने से शीतली प्राणायाम कहा जाता है। इससे शरीर ठंडा हो जाता है। शीतली प्राणायाम से आपकी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम में वही होता है कि एक बार लेफ्ट से लिया था, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ऐसे करके से नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। तो आपका ये जो यूनिट 3 है, योगा एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। थैंक यू। अब अगले चैप्टर पे चल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 आपका, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन फॉर CWSN। सबसे पहले बात करते हैं कि CWSN है क्या। CWSN है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि CWSN क्या है, तो आप लिखोगे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो अब बात करते हैं कि भाई किस किस टाइप की चीजें हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि डिसेबिलिटी कितने टाइप की होती है। डिसेबिलिटी 3 टाइप की होती है भाई, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी वो है जैसे किसी के हाथ ना हो, पैर ना हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो किसी को, तो फिजिकल डिसेबिलिटी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम वो होती है जिसमें भाई अगर किसी को बौद्धिक समस्या है, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा, रीजनिंग नहीं कर पा रहा, तो ये है उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम। कॉग्निटिव प्रॉब्लम में जिसे मान लिया डेटाबेस प्रॉब्लम है, जैसे कोई कुछ याद नहीं रख पा रहा, या फिर भूलने की समस्या है किसी को, या फिर हाइपर एक्टिव है वो, तो इस टाइप की 3 समस्याएं होती हैं। ये 3 समस्या उससे रिलेटेड ही होते हैं ज्यादातर जो स्पेशल बच्चे होते हैं। तो इन बच्चों के लिए है ना, भारत सरकार और पूरा वर्ल्ड अलग अलग तरह की संस्थाएं अलग अलग प्रोग्राम चलाती है, जिससे इस टाइप के किसी भी बच्चे को, जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है, स्पेशल स्टूडेंट्स कहा जाता है, इस समाज से अलग ना कर दिया जाए। मतलब इस समाज में आपस में मिलाने के लिए, उन्हें उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहले है स्पेशल ओलंपिक भारत। आप देख रहे हो यहाँ ये कुछ लोग बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये आपस में हाथ मिलाए हुए हैं, इसका ये साइन है स्पेशल ओलंपिक भारत का। और इसमें है ना, ये पूरी साल ट्रेनिंग प्रोग्राम एक चलता रहता है और इसमें गेम्स चलते रहते हैं। इसमें लगभग 5 मिलियन एथलीट 172 देशों के 172 कंट्रीज के 5 मिलियन एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें पर ईयर पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें मोर देन 1 लाख इवेंट्स होते हैं अलग अलग टाइप के। देखो जिस टाइप का कोई बच्चा है, जैसे मान लिया किसी को प्रॉब्लम है ज्यादा, तो ज्यादा प्रॉब्लम वाले बच्चों के लिए अलग टाइप के जो रूल्स हैं उन्हें मॉडिफाई कर लिया जाएगा। और अगर किसी को कम प्रॉब्लम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम कम है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग रूल फॉलो किए जाएंगे। तो इनमें पक्का नहीं है कि रूल और रेगुलेशन क्या होते हैं, वो इनके नेचर के अकॉर्डिंग, जो भी नेचर है उनकी डिसेबिलिटी का, उसी नेचर के अकॉर्डिंग ये रूल्स चेंज कर लिए जाते हैं। तो इस वजह से इसमें 1 लाख के करीब इवेंट्स होते हैं अलग अलग टाइप के इसमें। दूसरा है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक गेम्स जो होते हैं, देखो ये जो स्पेशल ओलंपिक गेम्स हैं, इन्हें ध्यान से सुनो। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, जो दिमागी रूप से या तो पीछे हैं। जैसे मान लिया कोई 18 साल का बच्चा है और उसका दिमाग अभी 8 साल के बच्चे वाला ही है, तो वो स्पेशल बच्चा है, वो स्पेशल ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा वो बच्चा। पैरा ओलंपिक गेम्स उनके लिए है जिन्हें फिजिकल प्रॉब्लम है। ये तब शुरू हुए थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ था ना, तो तब बहुत सारे इंजर्ड हो गए थे सैनिक, तो उनके लिए पैरा ओलंपिक गेम्स चले थे। और इसका ये देखो, ये निशान है इसका पैरा ओलंपिक गेम्स का, इसे भी ध्यान से देख लें, कई बार ये बन के आ जाते हैं साइन की भाई किसका है किसका है। और ये है डीफ ओलंपिक गेम्स का, जिसे इंटरनेशनल साइलेंट गेम भी कहा जाता है। डीफ कहा जाता है जो गूंगे और बहरे लोग हैं उनके लिए होता है ये।
जो इशारों की लैंग्वेज, ब्रेल लिपि वगैरह, ब्रेल लिपि सॉरी उनके लिए होती है, अंधों के लिए, जो दूसरे टाइप के इशारे वगैरह समझते हैं। तो ये तीन टाइप की चीजें, स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और ये डीप ओलंपिक, ये हैं तीन। अब हम बात करते हैं जो स्ट्रेटजी गवर्नमेंट बना रही है उसके बारे में। बात करते हैं जो बच्चे इस टाइप के होते हैं उन पे फिजिकल एक्टिविटीज के क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो बहुत तेजी के साथ मैं बता रहा हूँ कि तीन टाइप के इफेक्ट्स पड़ते हैं फिजिकली रूप से जो इस टाइप के बच्चे होते हैं उनके ऊपर। नंबर 1 फिजिकल इफेक्ट, नंबर 2 आपके सोशल इफेक्ट्स पड़ सकते हैं उनके ऊपर, और मेंटल इफेक्ट्स पड़ते हैं। फिजिकल इफेक्ट्स में जैसे उनकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती है। फिजिकल फिटनेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें इंप्रूव होती हैं, ये फिजिकल फिटनेस में ही आती है। मेंटल स्ट्रेंथ में ये आती है कि वो जोड़ना, घटाना, या फिर डेली रूटीन वर्क जो है ना उसे धीरे धीरे सीखने लगते हैं, जैसे खाना पीना सीख लेते हैं, चलना सीख लेते हैं, दौड़ना सीख लेते हैं। तो ये मेंटली है इम्प्रूवमेंट। और सोशल इम्प्रूवमेंट में ये है कि वे लोगों के साथ घुलने मिलने लगते हैं जब इन चीज़ों को सीखते हैं। तो ये उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आते हैं। इम्प्रूवमेंट किस चीज़ के कारण आते हैं? जो फिजिकल एक्टिविटी है, डिफरेंट टाइप की जो फिजिकल एक्टिविटी है ना, उनसे इम्प्रूवमेंट आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने आप को अलग महसूस नहीं करते, वो इस समाज का हिस्सा अपने आप को महसूस करने लगते हैं। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि क्या क्या स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी क्या क्या है सरकार की, जिससे इनकी लाइफ को अच्छा बनाया जा सके। क्या क्या स्ट्रेटजी गवर्नमेंट अपनाती है उसके बारे में। नंबर 1, पहले तो ये होना चाहिए कि उनमें क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि किस टाइप का कौन सा बच्चा है, तो क्लासिफिकेशन करवाया जाता है। दूसरे नंबर पे मेडिकल चेकअप होते हैं इनके। मेडिकल चेकअप से पता लगता है कि किसकी जो समस्या है कैसी है, फिर उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है, एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, बस या रेलवे स्टेशन पे इनके बैठने के लिए, आने जाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध की जाती है, इनके लिए पास बनाए जाते हैं, और इनके लिए 3% कोटा आरक्षित किया जाता है किसी भी जॉब में जाने के लिए, जिससे समाज में अपने आप को अलग महसूस ना करें। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की, इनकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, इनकी लाइफ को ठीक बनाने के लिए। इस चैप्टर में बस इतना ही। अब हम शुरू करते हैं 5वां चैप्टर। हम शुरू करते हैं 5वां चैप्टर। स्पीड के साथ पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, 5वें चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। 5वां चैप्टर है न्यूट्रिशन इन स्पोर्ट्स। पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन एक डायनेमिक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें फूड का इंटेक करना और डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्व करना, और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है, मतलब जो रिक्वायर्ड ऑर्गन्स हैं एनर्जी के लिए, उनके पास तक एनर्जी को प्रोवाइड करना या एनर्जी का क्लासिफिकेशन करना उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये शामिल है। उसके बाद बात करते हैं कि डाइट क्या है। डाइट किसी भी टाइप के सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड चीज़ें हैं जिन्हें हम भूख मिटाने के लिए यूज करते हैं। डाइट के कौन कौन से पार्ट होते हैं? डाइट के 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूट्रिटिव एलिमेंट और एक नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट। नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट क्या है? ध्यान से सुनो। नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट वो एलिमेंट है जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करते लेकिन रिक्वायर्ड है। और न्यूट्रिटिव एलिमेंट क्या है? न्यूट्रिटिव एलिमेंट वो एलिमेंट है जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। न्यूट्रिटिव एलिमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल नहीं है। नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट की बात करते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट में जैसे फाइबर, आपका कलर कंपाउंड, टेस्ट कंपाउंड और प्लांट सेल्स आते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिटिव एलिमेंट में। तो न्यूट्रिटिव एलिमेंट 2 टाइप के हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो लार्ज अमाउंट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाइट का वो पार्ट है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं मैक्रो में कौन कौन सी चीजें आते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, ये एनर्जी के सोर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये नेचर में मीठे होते हैं जैसे ग्लूकोज, माल्टोज, फैक्टोज और सुक्रोज। और दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में फीके होते हैं, जैसे आपका पोटैटो हो गया, आपका स्वीट पोटैटो हो गया, आपका कॉर्न हो गया, व्हीट हो गया आपका। तो ये सारी चीजें आपकी सिंपल वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट एक क्विक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तथा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो आपकी धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया। प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन आपकी बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है इसे।
और जो प्रोटीन है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और चीजों से मिलकर बनता है, लेकिन नाइट्रोजन की भूमिका इसमें मेन होती है। नाइट्रोजन निर्माण का काम करता है शरीर में, और नाइट्रोजन वो जो प्रोटीन है ये इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं 23 टाइप के, जिसमें 9 एसेंशियल और बाकी के एक एसेंशियल होते हैं, एक नॉन एसेंशियल होते हैं। बात करते हैं फैट की। फैट स्टोर एनर्जी है जो आपकी बॉडी को आकार देता है, आपकी बॉडी में इंसुलेटर का काम करता है, और ये एक टाइप से सुंदरता भी देता है और आपकी स्किन को स्मूथ बना के रखता है। वाटर की बात करें तो वाटर आपके बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स रखता है, और ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है सारी चीज़ों को, जो आपका ब्लड कैरी करता है ना जिन चीज़ों को, उनके लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। तो ये हो गए आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे बात करें तो भाई आपके दो हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक तो वाइटामिन और एक फैट। जो वाइटामिन हैं वो 6 टाइप के होते हैं। वाइटामिन कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। ये आपके होते हैं, चलो यहाँ मिटा के लिख देता हूँ मैं। वाइटामिन 6 टाइप के होते हैं आपके, A B C D E और के। 6 टाइप के होते हैं वाइटामिन ABCDE के, जिनमें से D, E, K और A। ये देखो ADE के ये फैट सोलेबल विटामिन है, और ये B और C ये वाटर सोलेबल है। ये वाटर सोलेबल है, और ये सारे ये 4 के 4 ये फैट सोलेबल विटामिन है। ये फैट में मिक्स होते हैं और ये वाटर में मिक्स होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो विटामिन हैं इनमें देखो ABCD है, ABCDE के B कॉम्प्लेक्स है, जिसमें B कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5, B6, B7, B8 नहीं होता, B9, B10 नहीं होता, B11 नहीं होता, और B12। ये 8 टाइप के B कॉम्प्लेक्स हैं। अब इनकी बात करता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनका काम क्या है। विटामिन जो A है ये गाजर में पाया जाता है, कैरेट में पाया जाता है, और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है इसके बिना। नाइट ब्लाइंडनेस एक तरह की बीमारी है जिसमें रात में नहीं दिखाई देता। अगर विटामिन A की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। बी की कमी से बेरी हो जाता है, और ये येलो चीजों में मिलता है, पीले रंग की चीजों में मिलता है, पीले फलों में मिलता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी हो जाता है, और ये खट्टी चीजों में मिलता है, जैसे आपका माल्टा, नींबू और ये ऐसी खट्टी चीजें, आंवला जितनी भी है उनमें पाया जाता है। विटामिन D सूरज की धूप में पाया जाता है, और इसकी कमी से है ना रिकेट्स और मरासमस रोग हो जाते हैं, और बोन डेंसिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, लो बोन डेंसिटी की, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। विटामिन ई सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है, और ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन्हें स्मूथली वर्क करने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइडर का काम करता है, मतलब एक ऐसी भूमिका प्ले करता है जिससे ये अंग अच्छे से काम करते रहते हैं, और ये मिलता है ब्रोकली वगैरह में, हरी सब्जियों में। विटामिन के की कमी से आपको हो जाता है ब्लड का थक्का ना जमने वाला रोग, जिसे कहा जाता है हीमोफीलिया। ब्लड का थक्का नहीं जमेगा अगर विटामिन के की कमी होगी। तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स में सुनो कौन कौन सी चीजें मेन है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आयरन की। आयरन अगर किसी में नहीं होगा तो आयरन की कमी से हो जाएगा एनीमिया रोग, मतलब खून की कमी। हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है तो खून की कमी हो जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे? एनीमिया, एनेमिक हो जाएंगे। 40% लड़कियों सर्वे हुआ था दिल्ली में, 40% लड़कियां एनीमिक मिली थी, तो ये एनीमिया रोग हो जाता है। इसके लिए नीली गोली दी जाती है। दूसरे नंबर पे बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम और फास्फोरस की। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। अगर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाए शरीर में तो हड्डियां कमजोर होकर टूटने लगती हैं। ये दूध में मिलता है, और जैसे दूसरे जानवरों की चर्बी वगैरह में मिलता है ये कैल्शियम और फास्फोरस। अब बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर जो है वो ये भी एक मिनरल है, और ये इसकी कमी से डायबिटीज हो जाती है, डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं। सोडियम की बात करें तो सोडियम की कमी से है ना आपके बॉडी में जो लिक्विड्स होते हैं इनकी मात्रा अनियंत्रित हो जाती है। तो सोडियम होता है आपके अचार में होता है,
मतलब नमक की जितनी चीजें हैं उसमें सोडियम होगा आपका। तो ये चीजें हैं। आप करते हैं आयोडीन की। आयोडीन गले में एक एच के आकार की एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये थायरोक्सिन हार्मोन सा रिलीज करती है। अगर कमी हो जाए आयोडीन की कमी से गोइटर, गला फूलने लगता है, ये रोग हो जाता है। तो मिनरल्स भी आपके कंप्लीट हो गए। तो ये पांचों के पांचों चैप्टर बहुत स्पीड के साथ मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए। मैं गारंटी लेता हूँ अगर इस वीडियो को आप 2 बार देख लोगे ना, तो 2 बार में ये ना आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और अब एग्जाम के पास इससे अच्छी वीडियो आपको नहीं मिल सकती। अगर अच्छी लगे वीडियो तो आप प्लीज लाइक करें। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है आपको, मतलब समझ में नहीं आता कुछ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट जरूर करें। और सब्सक्राइब बहुत कम है, सब्सक्राइबर कम है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को, जिससे मुझे भविष्य में अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। थैंक यू।